सब लोग इस सभा में हैं, ऐसा मैं अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि मैं आदिवासी समाज से हूं। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि आपको समझा सकूं। आप लोग किसी भी तुलना में ज्यादा अनुभवी हैं। काका जी हैं यहाँ पर, मैं उनको काफी नजदीक से देखा हूं, मैं उनका आदर करता हूं। भगत सिंह, राजगुरु, राम मनोहर लोहिया, इन लोगों को हम लोग याद कर रहे हैं आज। आयोजक जो लोग हैं, मैं उन लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं कि भाई हम लोग 4-5 लोग बोलने वाले हैं, आप लोगों के पास एक आदमी को कितना आप समय दोगे कि वो बात कर सके? आप लोग परमिट कितना करोगे? मेरा तो धंधा ही है, मैं यही काम करता हूं, तो आप लोग बताइए टाइम कितना दोगे आप बोलने के लिए? मिनट दिए जा रहे हैं, सब लोग तैयार हैं? शांत बैठे लो। अगर 5 मिनट लगेंगे तो मेरे को और दे देना। नहीं, काका जी बोल रहे मेरा समय भी आपको देंगे। नहीं, आपने समाज के लिए बहुत समय दिया है। तो साथियों, एक मेरी बात है आप लोगों से। आप लोग बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं। आप जिस ओबीसी समाज से आ रहे हो, वो ओबीसी समाज क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मैंने करीब 12 साल रिसर्च किया इसको। मेरा थेसिस भी है अभी ओबीसी पर, मैं यूनाइटेड नेशंस में देने वाला हूं उसके बारे में। कोई ताली मत बजाइए। भारत का संविधान बन रहा था। संविधान बनने के पहले, करीब 40 साल पहले, डियर एल्विन करके एक साइंटिस्ट था जिसको एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते थे। वो साइंटिस्ट ने बोला कि इस देश में 2 किस्म के आदिवासी रहते हैं, एक डिफाइंड आदिवासी और अनडिफाइंड आदिवासी। इसका अर्थ होता है कि घोषित आदिवासी और अघोषित आदिवासी। जो घोषित आदिवासी था, जिसको आज आप लोग आदिवासी के रूप में देख रहे हैं, और जो दूसरा अघोषित आदिवासी था वो ओबीसी था। ये पहली बात। झगड़ा किस बात का है? ओबीसी की एक भाषा बताइए इस देश में। ओबीसी की 67% पॉपुलेशन है जो कल्चर से जी रही है। एक भाषा बताइए ओबीसी की जिसको राष्ट्रीय दर्जा मिला है इस देश में। आप लोग, सब लोग अलग अलग जगह से आए। कोई अपने आप को यादव बोल रहा है, कोई अपने आप को लोधी बोल रहा है, कोई पवार बोल रहा है। मैं आपसे पूछता हूं, आपकी एक लैंग्वेज बताइए जिसको इस देश में राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला हो। उन्नीस 1936 के पहले जो सेंसस थे, उसमें किसी ओबीसी ने अपना धर्म नहीं लिखा था इस देश में। मैं जो बोल रहा हूं, ये बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं। किसी ओबीसी ने धर्म नहीं लिखा था सेंसस में। जब काका काले करके रिपोर्ट बनी, जिसको बैकवर्ड क्लास कमीशन बोलते हैं, यहां के मनुवादियों ने एक शब्द डाला आपके साथ। यूनाइटेड नेशंस का जो गठन हुआ है वो 1921 से आप उसको देख सकते हो। जब पहला इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बना, जिसको अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन बोलते हैं, तब इस देश के ओबीसीओ की बात हुई। तब ये बात सामने आई, तो इन्होंने, यहां के मनुवादियों ने एक चालाकी की कि आदिवासियों से ओबीसी को कैसे अलग करना। तो वहां पे लिख दिया बैकवर्ड क्लास कमीशन के बजाय उन्होंने अदर बैकवर्ड क्लास कमीशन कर दिया।
अदर यानी आदिवासियों से अलग। इस देश का ओबीसी भी शिव को मानता है, इस देश का आदिवासी भी शिव को मानता है, ब्राह्मण नहीं मानता है। भगवान को मानना और भगवान का उपयोग करना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है, ख्याल करें। तो इस देश का जो ओबीसी है वो 98% किसान है। आदिवासी जंगल में भी रहा, लेकिन वो भी कोई झाड़ पत्ते के बाद अगर उसको कुछ खाना है तो किसानी से ही खाना है। दोनों का प्रोफेशन है कि है। और इनका जो सांस्कृतिक पुरुष है वो देव आदि देव महादेव के रूप में आप लोग जानते हैं। मैक्सिमम लोगों में यही बात आपके दिमाग में है। दुनिया का कोई भी भगवान ले लो आप, या ब्राह्मणिकल व्यवस्था का, जिसको मनवादी व्यवस्था का कोई भी भगवान ले लो, उसकी आइडेंटिटी ऐसी नहीं जैसी शिव की है। शिव के बाजू में त्रिशूल है, उसके सर पे पानी है, सामने बैल है, हाथ में डमरू है, गले में नाग है। ये पूरा कृषि संस्कृति का प्रतीक है। वो इस देश की जो कृषि संस्कृति है उसका प्रतीक है। तो ये देश दो हिस्सों में बंटता है। इस देश में जो कृषि का अनुसंधान करी है वो महिला ने करी है, और आप और हम जो है ये कृषि संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, यानी मेहनतकश लोग हैं। और एक ऐसा वर्ग है जो कृषि को नहीं मानता, जो गैर श्रमिक है। उसने आपके सामने लिखा दिया अदर बैकवर्ड क्लास। यहां से फ्रैक्शन शुरू हो गए। महात्मा फुले ने एक किताब लिखा है जिसको स्लेवरी बोलते हैं, गुलामगिरी। उसको अच्छे से पढ़िए आप। जब आप महात्मा फुले को पढ़ेंगे, बहुत सारे ओबीसीओ को एलर्जी है, जब महात्मा फुले को पढ़ते हैं तो पूरे भगवानों को डर लगने लग जाता है। महात्मा फुले का जो कंसेप्ट है वो ओरिजिनल कंसेप्ट है इस देश। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की भी उनसे प्रेरणा लेना पड़ा, क्योंकि पहले दुनिया के पहले आदमी है महात्मा फुले जो ओबीसी समाज को बिलोंग करते हैं, जिन्होंने सत्य शोधक समाज की कंसेप्ट रखी। कोई धर्म की बात नहीं की है उन्होंने। इतिहास है इस देश में, मेरे को बताइए शंकराचार्य जो बने वो कोई ओबीसी समाज का आदमी था? किसी ओबीसी समाज के आदमी ने किसी मंदिर को बनाया और वहां पे पुजारी बना गया? ओबीसी राजा भी हुए तो उन्होंने किसी भी चीज का ये नहीं किया। बाद में जब ये राजाशाही खत्म हुई, आज से 200, 300 साल, 400 साल पहले, तब जाके ये मंदिरों की कंसेप्ट आई और इन मंदिरों पे ब्राह्मणों ने कब्जा शुरू कर दिया। हमारे लिए वो श्रद्धा स्थान है, उनके लिए व्यापार केंद्र है। इस मध्य प्रदेश में जितनी इंडस्ट्री नहीं है उससे 6 गुना ज्यादा मंदिर है, याद रखिए। और पूरे भारत का पहला स्टेट है जिसने यहां पे ब्राह्मणों को हर मंदिर में पेंशन देने की योजना करी। एक तरफ किसान आत्महत्या से मरता है, ये सूत्र समझ में नहीं आता किसी को कि जो खाना उगाता है वो भूख से कैसे मरता है, जो दूसरों को जिंदा रखता है वो आत्महत्या कैसे करता है। ये दुनिया के किसी देश में नहीं हो रहा है जो भारत में हो रहा है। अब दूसरी तरफ देखिए आप, दूसरी तरफ आपको यह दिखेगा कि जो महात्मा फुले की सत्य शोधक कंसेप्ट थी वो पूरी कृषि आधारित सत्य शोधक कंसेप्ट थी, वो श्रमिकों के लिए कंसेप्ट थी। आपके लिए कोई प्रोविजन नहीं है इस देश में। ओबीसी का जो रिजर्वेशन है, जब से संविधान बना है, ओबीसी का रिजर्वेशन इस देश के उच्च वर्णियों ने लिया है। आपकी जितनी भी पोस्ट कन्वर्ट हुई है, जितनी भी पोस्ट उनके हिस्से में एक्सेस आई है, वो आपकी है। आदिवासियों को छोड़ दीजिए आप, आदिवासी तो कहीं नहीं है, वेटिंग, वो मर गए हैं, आप वेटिंग लिस्ट में हो, आप प्रतीक्षा सूची में हो। अभी आदिवासी मर रहे हैं, कल ओबीसी का नंबर आएगा, दलित थोड़ा बाद में जाएंगे क्योंकि बाबा साहब को अडॉप्ट कर लिया, लेकिन आपका नंबर दूसरा नंबर।
इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। आदिवासी लड़के मरा, आप कंफ्यूज होके मर जाओगे। गुड। अभी सवाल ये खड़ा है हमारे सामने, इस देश में जब पूरे संविधान की व्यवस्था ही बदल रही है, आप लोग आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं। भारत में 80% जो सरकारी एजेंसीज है, जिसको सरकारी दफ्तर बोलते हैं आप लोग आपकी भाषा में, जिसको पब्लिक सेक्टर बोलते हैं, वो 80% पब्लिक सेक्टर अभी आउटसोर्सिंग पे चल रहा है। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है ठेकेदारी पद्धति। ठेकेदारी पद्धति से पूरा देश चलाने की बात चल रही है। जहां प्राइवेटाइजेशन होगा वहां रिजर्वेशन कहां से आएगा? और ऐसे समय अगर भारत सरकार ओबीसी को रिजर्वेशन दे देती है, ऐसे समय जब पोस्ट नहीं है और ओबीसी को रिजर्वेशन घोषित कर देती है, इस देश में सिविल वॉर की कंसेप्ट खड़ी हो जाएगी। क्योंकि ये जो नीतियों पे चल रहे हैं, वो नीतियों में आप कहीं भी नहीं है। आपको देखकर कोई भी टाइप की योजना नहीं बनाएगी। जिस सुप्रीम कोर्ट में अपना केस चल रहा है ओबीसी आरक्षण का, ये आपके अस्तित्व से कोई उसका लेना देना नहीं। जब रिजर्वेशन ही नहीं रहेगा तो आप आरक्षण लेके क्या करोगे? इफ देयर विल नॉट बी एनी रिजर्वेशन, व्हाट यू विल डू? आरक्षण रहेगा, पद रहेंगे तो रिजर्वेशन का महत्व है। पद अगर खाली है, अपॉर्चुनिटी है तो रिजर्वेशन है। अपॉर्चुनिटी नहीं है, रिजर्वेशन क्या करोगे आप? ये तो ऐसा हो गया आपके हाथ में बंदूक देंगे और गोली निकाल लेंगे। ये बेसिक है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो ओबीसी समाज है, इसके बारे में सभी लोगों ने बात की। मैं आपको देख रहा हूं कि भाई ये सब लोग जो आदिवासियों के हाल है, बहुत बुरे हाल है आदिवासियों। उस जमीन पे तो आप काम भी नहीं कर सकोगे, खड़े भी नहीं रह पाओगे। लेकिन आपने कभी सोचा क्या कि विचारों से ये ओबीसी समाज इस देश में एक जगह कैसे आए? आप लोग मिनिमम प्रोग्राम में समाज को इकट्ठा कर रहे हैं। ये टेम्पररी प्रोसेस है, मैं इसको टेम्पररी प्रोसेस मानता हूं, ये परमानेंट प्रोसेस नहीं है। ओबीसी की अपनी एक आइडियोलॉजी है। देश में किसी समाज के पास में इतना बड़ा आदमी नहीं है जो आपके पास में है, जिसको बिरसा मुंडा ने अडॉप्ट किया, जिसको टंटा भील ने अडॉप्ट किया, जिसको राघोजी भांगरे ने अडॉप्ट किया, जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने अडॉप्ट किया, उनकी प्रेरणा लिए, वो प्रेरणा आपके पास है। ऐसी सामाजिकता तो विश्व में कहीं नहीं दिखाई देती। जिसकी औलाद नहीं, जिन्होंने बच्चे को भी गोद में ले लिया, पूरा जीवन इस समाज के लिए समर्पित कर दिया, उसकी लाश उठाने के लिए म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी आती है। ये इतिहास तो डॉक्टर अंबेडकर का भी नहीं है। ये इतिहास किसी महापुरुष का नहीं है जो महात्मा फुले का है। आप उस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। आप पवार हो सकते हैं, आप लोधी हो सकते हैं, लेकिन आपको जब तक कि आपका बैकग्राउंड नहीं मालूम रहेगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपका मूल मालूम नहीं रहेगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। इस देश के ओबीसी ने, आपको दुख होता है, इस देश को ओबीसी ने आर्यों के छल में आकर अपने आप को उनके वंशजों से जोड़ लिया, अपने आप को खुले तौर पे हिंदू बोलता है। लेकिन जब उसके सामने यह प्रश्न आता है कि क्या वो आदिवासी का वंशज है, तो वो डरता है, डिसीजन नहीं लेता। आप धार्मिक डिसीजन लेना एक चिल्लर बात है, सांस्कृतिक डिसीजन लेना है मेन बात है। क्योंकि आपको आपके मूल तक जाने का रास्ता संस्कृति से जाता है, धर्म से नहीं जाता है। क्योंकि धर्म की चाबी तो आपके पास है ही नहीं। और धर्म को बने इस देश में 4000 साल हुए हैं। आदिवासियों की संस्कृति तो 10,000 साल पुरानी है, जिसके आप सच्चे वारिस हैं। कौन से देश में आज आदिवासियों के बारे में अपन सोचते, तो विश्व का ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर आदिवासी नहीं रहते। हो सकता है आने वाले समय में आदिवासियों का अंतरराष्ट्रीयकरण हो जाएगा, आदिवासियों को अंतरराष्ट्रीय साउंड मिल जाएगा। भारत के आदिवासी को कुछ होगा तो अमेरिका का आदिवासी भी चिल्ला सकता है। ओबीसी को कहां ढूंढोगे तुम? अमेरिका में ओबीसी है,
अफ्रीका में ओबीसी है और सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मदद की जरूरत ओबीसी को, सबसे ज्यादा। हम इसी बात में गुम हो गए कि मैं पवार हूं, मैं लोधी हूं। इस देश का नहीं, मैं इस प्रदेश का एक उदाहरण देता हूं आपको। रानी दुर्गावती का आपने नाम सुना होगा। रानी दुर्गावती राजपूत थी, उसकी वजह से आदिवासियों को नुकसान भी हुआ। हमारे कुछ नेता बोलते हैं कि बहुत फायदा हुआ है, रानी दुर्गावती ने गोंडवाना के लिए लड़ी है। मैं नहीं मानता। रानी दुर्गावती की वजह से जितनी हानि आदिवासियों को हुई है वो देख नहीं सकते, और जितना फायदा ब्राह्मणों को हुआ है ये तुम सोच नहीं सकते। लेकिन इसी आदिवासी समाज ने रानी दुर्गावती को रानी बनाया। किसी का पति मर जाए तो उसको सती कर देते थे, ये व्यवस्था ब्राह्मणिकल व्यवस्था थी। लेकिन आदिवासी व्यवस्था में वो महारानी बनी। लेकिन जब मंडला टूट गया, पूरा गढ़ मंडला टूट गया, उसके 52 गढ़ टूटे, जिसमें लोधी रहता था, पवार रहता था, यादव रहता था। ये जो 52 गढ़ के वंशज थे, इनको बेसिकली जब सामने आया इस देश, आप यहां पे मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा। जब ये सामने आया तो यही आदिवासी लोग थे जिन्होंने मंडला में रानी अवंतीबाई को इन्होंने रानी बनाया, उसके हाथ में सत्ता सौंपी। उसकी 60% सेना आदिवासियों की थी, जमीन आदिवासियों की थी, किला आदिवासियों का, रानी अवंतीबाई। ये कॉम्बिनेशन क्यों आया? आदिवासियों को इतना ओबीसी पे भरोसा क्यों हुआ? अगर मेरे को कुछ तकलीफ है तो मैं काका जी के पास में जाऊंगा, मेरे नजदीक के रिलेशन है। लेकिन मैं जब देख लूंगा कि मेरे ही लोग जिनसे मेरे को अपेक्षा है वो दुश्मन के घर के सेनापति बन गए, उसके सेना के सेनापति बन गए, मैं कहां जाऊंगा? जिस तरीके से ओबीसी मनुवादियों की तरफ अट्रैक्ट हुआ और आरएसएस का सबसे बड़ा हिस्सा बन गया, उस वजह से ओबीसी के जाने की वजह से आदिवासी लोग जाने लग गए। इस देश में एक ऐसी प्लानिंग बन रही है, 3 चीजों ने आपको जिंदा रखा है, यह मानना पड़ेगा आपको। एक जमीन, पहली जमीन, दूसरा रिजर्वेशन, और तीसरा आपकी नागरिकता, और चौथा आपका जो परिवार जिस इस ढांचे में जी रहा है, संवैधानिक ढांचे में जी रहा है, उस वजह से लोकतंत्र जिसको बोले। ये तीनों चीजें आपके अधिकार क्षेत्र की चीज है। चलिए आप अपने आप को हिंदू बोल दीजिए, ये रिजर्वेशन आपके हिस्से में आएगी, ये जमीन आपके हिस्से में आएगी। अरे आपको जितने मंडला से लेकर यहां से 780 किलोमीटर का जो दायरा था, 1780 किलोमीटर का जो दायरा था, उस दायरे में जितने लोधी और पवारों को जमीन मिली है, रानी अवंतीबाई की वजह से मिली। अब उसमें भी हम देख लिए, अवंतीबाई पवार है क्या? महात्मा फुले पवार है क्या? लोधी है क्या? ये जो संकीर्णता है अपनी, जो बचपना है, जिसको बेवकूफी बोलते हैं, जिसको गांडूगिरी बोलते हैं, हम लोग वैचारिक गांडूगिरी बोलते हैं। सच्चे आदमी को और विचारों को एक्सेप्ट करते वक्त उसकी जात नहीं देखी जाती है, उन विचारों में जो गर्भ में चीजें हैं उसके इफेक्ट को देखा जाता है। अब सवाल ये खड़ा हो गया है कि हम लोग समझ रहे नहीं है कि किन महापुरुष की वजह से हमारे हिस्से में जमीन आई। मैं आपसे पूछता हूं, कौन से भगवान ने आपको जमीन दी? मैं आपके साथ हो जाता हूं, अगर किसी भगवान ने ओबीसी को जमीन दिया होगा तो बता दे। जब तुम्हारे पास रिजर्वेशन नहीं था तो जिंदा रहने का एकमेव साधन थी जमीन, अब वो जमीन भी तुमसे छीन ली जाएंगी। झारखंड से लेकर केरल तक के एक टाइगर कॉरिडोर बन रहा है। वो टाइगर कॉरिडोर में 30% ओबीसी, 12% दलित और 80% आदिवासी रहते हैं, जिनकी जनसंख्या है 2 करोड़ 12 लाख। 2 करोड़ 12 लाख परिवार हमेशा हमेशा के लिए अपनी जमीन से हट जाएंगे। आपकी जमीन पर, आपके उत्पादन पर कब्जा कर रहे हैं अभी, अंबानी का कब्जा, अदानी का कब्जा।
ये कोई खेती किया है इन लोगों ने? इन्होंने किसानी की है, हल चलाया है, इन्होंने कभी पसीना बहाया है जमीन पर? यानी तुम्हारी खेती का भी व्यापारीकरण हो गया है। माल आपका है, रेट अदानी तय करेगा। ये व्यवस्था किस तरफ जा रही है उसको समझने की जरूरत है। यानी आपके आने वाले बच्चे, आपके आने वाला परिवार वो बढ़ेगा। 10 एकड़ जमीन है तो 4 बच्चों में बढ़ जाएंगे 2.5 एकड़। आपकी आर्थिक परिस्थिति होगी। मैं एक छोटी सी सर्वे रिपोर्ट बताता हूं आपको। बहुत अच्छे संगठन ने ओबीसी की आर्थिक स्थिति का जायजा किया, जिसको इकोनॉमिक स्टेटस बोलते हैं। 22 रुपए 13 पैसे ओबीसी की आय है। 22 रुपए 13 पैसे। और सबसे जो गरीब है ओबीसी में, उसकी है 12 रुपए 80 पैसे। 1 किलो तिल कितने का आता है मेरे को बता दीजिए बस। वो दिन भर मेहनत भी करेगा तो 1 किलो तेल नहीं ला पाएगा उसे। आपके पेट भरे हुए, आप बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में बैठे हैं। चलो थोड़ा ओबीसी को देख लीजिए। जैसे हालात आदिवासियों के, उससे वैसे ही हालात ओबीसी की। हम क्या हो गए कि अपने आप को समेटते चले जा रहे हैं, अलग अलग टुकड़े में बैठते चले जा रहे हैं, जिसका सीधा फायदा दुश्मन को मिलता है। वो तुमको सामाजिक रूप से बांध नहीं सकता क्योंकि उसको मालूम है मैं मेरे वंश के लोग नहीं है ये। वो तुमको सांस्कृतिक रूप से नहीं बांध सकते क्योंकि उनको मालूम है कि आप उनके वंश के लोग नहीं है। इसलिए आपको धार्मिक रूप से बांध रहे हैं, आपको धर्म के बंधन में बांध रहे हैं। जब ये बन जाता है व्हेन माइनॉरिटी रूल्स मेजॉरिटी, धर्म एक ऐसा साधन है जिसके भरोसे माइनॉरिटी के लोग भी मेजॉरिटी को चलाते हैं। आपके बच्चे का ब्रेन आप नहीं तय करते हैं, शर्मा जी तय करते हैं, तिवारी जी तय करते हैं, मिश्रा जी, कुलकर्णी जी तय करते हैं। तिलक तो है, आप नहीं तय करते। आपका बच्चा तो आपके माइंड का है ही नहीं। बुरा नहीं मानते, आपने तय नहीं किया कि आपकी संस्कृति क्या है, आपने तय नहीं किया कि आपकी पहचान क्या है। आप तो इस देश के मालिक हो, आप आदिवासियों के ओरिजिनल वंशज हो। जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूएन में जो आज मूल निवासियों के अधिकार है, वो अधिकार के हकदार तुम भी हो। लेकिन तुमने कभी अपने आप को आदिवासियों का वंशज नहीं बोला। दुख इस बात का होता है कि वो गरीब आदिवासी जंगल में बैठा हुआ है, जिसके बदन पे कपड़े नहीं है, जिसकी छत खास की है, और उसके घर के बाजू में AK-47 लेके पुलिस वाले खड़े हैं, मिलिट्री वाले खड़े हैं, और ओबीसी भाई हंसता है और देखता है ये तो आदिवासी है। उसको तकलीफ नहीं होती कि ये उसका वंशज है, क्योंकि उसके माइंड ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि वो किसके साथ जाना चाहिए। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, श्रमिक समाज का नेतृत्व गैर श्रमिक समाज कैसे कर सकता है? खेती करने वाले का नेतृत्व ऐसा आदमी जिसका मेहनत से कोई लेना देना ही नहीं है। ये तो ऐसा हो गया है, डॉक्टर का नेतृत्व कंपाउंडर कर रहा है। ये हो सकता है क्या? हम बुद्धिजीवी तब है जब हम इस बात को तय करें कि हमारी आने वाली पीढ़ी क्या है, कहां जाएगी। हम बुद्धिजीवी तब है जब इस बात को तय करें कि हमारी पहचान इस देश में क्या होनी चाहिए। हम बुद्धिजीवी तब है जब हमको पास एक फॉर्मूला रहे कि इस ओबीसी समाज को इस देश में कैसे एक जगह लाया जाए। हम बुद्धिजीवी तब है जब हम तय करें कि हमारी श्रम का हमारे हिस्से में ज्यादा हिस्सेदारी होनी चाहिए, किसी को उसका मुनाफा नहीं होना चाहिए। मेरे भाइयों, विश्व के जितने देश हैं, वहां किसी भी देश का किसान आत्महत्या नहीं करता है, भारत आत्महत्या करता है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि विश्व के किसी भी देश में किसान आत्महत्या नहीं कर रहा है। महंगाई तो उस देश में भी है, यहां क्यों कर रहा है? क्या कारण है? क्योंकि जो आपकी कमान है,
मेहनत कश आदमी की कमान, मजदूर की कमान, किसान की कमान व्यापारियों के हाथ में चले गई, जिनको केवल प्लस माइनस करना आता है। आप उगा सकते हो, आपका माल बेच नहीं सकते, ऐसी व्यवस्था पैदा कर दी गई है इस देश में। जिन्होंने भगवान शिव को नहीं छोड़ा, आपको क्या छोड़ेगा? इसी मध्य प्रदेश में भगवान शिव की सबसे बड़ी अवहेलना हुई है। भगवान शिव यानी देवादिदेव महादेव, जो खजुराहो के मंदिर है, वहां जो वो चित्र बने हुए हैं, विश्व के कौन से भगवान के मंदिर में ऐसे चित्र बने जो भगवान शिव के मंदिर में बनाए? क्यों? क्योंकि उनको बदनाम करना था, किसी दूसरे भगवान को लॉन्च करना था। मैं नहीं बोलता हूं, आप टेस्ट कर लो। एक सीरियल चल रहा था अभी, महादेव, उसमें भगवान महादेव बैठे हैं और पार्वती जी जाके पूछती है उनको, माता पार्वती, कि भगवान शिव आप किसका ध्यान कर रहे हैं? तो भगवान शिव बोलते मैं राम का ध्यान कर रहा हूं। हो सकता है, हो सकता है भगवान शिव की तुलना किसी से हो ही नहीं सकती इस देश में। भगवान शिव के अवशेष किसी वेद में भी नहीं है, क्योंकि वो सांस्कृतिक पुरुष है। वो इस देश का सर्वमान्य भगवान है, वो आदि अधिपत्य है हमारा, वो हमारा सांस्कृतिक महापुरुष है, जिसको हमने भगवान नहीं बोला, देव नहीं बोला, महादेव बोला है। इट इज नॉट ए जोक दोस्तों। आपकी संस्कृति भी खतरे में है, आपका समाज भी खतरे में है, आपका बच्चा भी खतरे में, आपकी आने वाली जनरेशन भी खतरे में है। ये सिर्फ चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए, ये सोचने का विषय होना चाहिए। हम ऐसा महसूस करता हूं मैं, कि मैं जब आदिवासियों के पास जाता हूं तो उन लोग मेरे को पानी पिलाते हैं, और जिस सेक्टर में मैं काम करता हूं, जिस बेल्ट में मैं काम करता हूं, अगर उसने पैसा तो नहीं देना है, मेरे को एक रोटी भी दे दिया तो मैं समझता हूं इसने चंदा दे दिया। लेकिन जो बेसिक लड़ाई है जिसको अपने को लड़ना है, उसको आदिवासी अकेला नहीं लड़ सकता देश में, और ओबीसी तो कभी लड़ ही नहीं सकता, क्योंकि इतना माइंडसेट उसका खराब कर दिया गया है, बार 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 उसके दिमाग में डाल दिया है। वो अपनी ओरिजिनलिटी भूल गया है, वो मालिक है इस बात का, उसको एहसास ही नहीं होने देते। अरे जिसकी जमीन उसका देश, ये बिरसा मुंडा ने बोला था। मैं एक जन को पूछता हूं, मैंने एक जन से बात किया अभी, बहुत बड़ी बड़ी बातें चल रही थी, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोग बैठे थे। मैंने उनको पूछा ओबीसी की जनसंख्या कितनी है, तो आप लोग कितना बताते हैं? देश में 65 है। मैंने दूसरा सवाल पूछा, ओबीसी की जमीन कितनी है? चलो इस पे बात कर लिया। 66% पॉपुलेशन की 38% जमीन है इस देश में भी। लेकिन देश आजादी के पहले 1942 में जो सेंसस आया जमीन का, जिसको लैंड एक्विजिशन का सेंसस आया, उसमें इस देश के ओबीसीओ की जमीन जो थी वो आदिवासियों के समकक्ष थी। सच्चाई ये थी 40% जमीन आदिवासियों की और 60% जमीन ओबीसी की थी। और बिरसा मुंडा ने बोला है जिसकी जमीन उसका देश। अरे जमीन तुम्हारी ज्यादा है तो देश में हिस्सेदारी किसकी होनी चाहिए? जो अनाज का उत्पादन है, मैं ज्यादा समय ले रहा हूं, सिर्फ 2 मिनट और बोलूंगा बस, मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा। जो अनाज का उत्पादन है, इसका भी एक सर्वे हुआ। सर्वे ये हुआ है कि ओबीसी समाज जो अनाज उगाता है वो देश की अपेक्षा में, देश में बाकी आदिवासी भी उगाते, बाकी लोग
भी उगाते हैं, लेकिन जो ओबीसी उगाता है वो देश का जितना अनाज है उसका 60% अनाज अकेला ओबीसी समाज उगाता है। यानी इस देश में आधे से ज्यादा जो पॉपुलेशन है, इस देश की आधे से ज्यादा जो जनता है वो किसके बदौलत खा रही है? तो ओबीसी कैसे आत्महत्या कर रहा है? आप तो छोटी बात कर रहे हो, रिजर्वेशन में हिस्सेदारी की बात कर रहे हो, जमीन में हिस्सेदारी की बात करो ना, इस देश की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी की बात करो ना, इस देश की मालकियत में हिस्सेदारी की बात करो ना। और यह तभी संभव है जब आप धार्मिक बातों से हटके सांस्कृतिक बातों की तरफ से आओ। आप अपने सांस्कृतिक इतिहास को देखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा आप कौन है। धर्म की गाड़ी में बैठोगे तो उसका ड्राइवर आपको ब्राह्मण दिखेगा, लेकिन संस्कृति की गाड़ी में बैठोगे तो आप ड्राइवर रहोगे, आप मैकेनिकल इंजीनियर रहोगे, आपका भाई आदिवासी चलाते हुए दिखेगा उसको। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया 2011 में कि आदिवासी भारत के मूल मालिक है। भारत सरकार ने नहीं मानी। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में स्टेटमेंट दिया है कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। भारत में आदिवासी नहीं रहते, इसका मतलब यह है कि आदिवासी भारत का नागरिक नहीं है। जिस दिन, और बाकी लोग आदिवासियों को वनवासी बोल रहे हैं, जिस दिन इस देश का आदिवासी वनवासी हो जाएगा, यहां को ओबीसी और दलित स्वर्गवासी हो जाएगा। क्योंकि उनके पास अगर मूल निवासी बोलना है तो उनके पास एक ही एविडेंस है, उसको बताना पड़ेगा कि मैं आदिवासियों का वंशज हूं, ये मेरा भाई है। उसके सांस्कृतिक अवशेष की तरफ जाना पड़ेगा, उसको मोहनजोदड़ो हड़प्पा की तरफ जाना पड़ेगा। ये लड़ाई आने वाले समय में इस देश में मुमकिन है। देश उसी तरफ बढ़ रहा है। संविधान का इस देश में कोई आदर नहीं कर रहा है। कभी देखेंगे किसी ओबीसी ने किसी के साथ जातिवाद किया हो? किसी किसान के घर में जाके देख लिया हो और किसी उच्च वर्णीय के घर में जाके देखिए, किसान बिगर बोले आपको पानी ला के देगा, बाद में पूछेगा क्या बात है भाई, कहां से आए? परिचय बाद में, सेवा पहले। यहां पहले परिचय होता है, सेवा का कोई स्थान नहीं। रामदेव बाबा के पास जाइए, रामदेव बाबा को बोलिए आप कि मेरे को ये बीमारी है, मेरे को दवाई दो, तो आपको 5,000 का बिल देंगे। यही काम करने आप आदिवासी क्षेत्र में चले जाइए। किसी आदिवासी आदमी से आप पूछोगे कि भैया मेरे को ये तकलीफ है यार, तेरे पास कोई जड़ी बूटी की दवा है? तो वो दे देगा। जब आप पैसे निकालोगे तो आपको बोलेगा साहब रहने दो, अगर मैं आपसे पैसे लूंगा तो आपको दवा नहीं लगेगी, ये दवा काम नहीं करेगी। तो ये आपका कल्चर है और ये वो कल्चर है। भाइयों, व्यवहारिक भ्रष्टाचार चलेगा लेकिन वैचारिक भ्रष्टाचार मत करो। इस समाज के साथ गद्दारी मत करो। कहीं ना कहीं आप एक जगह है, कहीं ना कहीं आपके सूत्र जुड़ रहे हैं, क्योंकि अपने पूर्वजों ने अपने लिए बहुत कुछ किया है। इस देश में लता मंगेशकर को भारत रत्न मिलता है, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिलता है, लेकिन महात्मा फुले को भारत रत्न नहीं मिलता। क्या स्टेटस है? सावरकर जी पे बात होती है, महात्मा फुले पे कोई बात नहीं होती, सावित्रीबाई फुले पे कोई बात नहीं होती, संभाजी महाराज पे कोई बात नहीं होती। पूरी सिस्टम को देखो। अवंतीबाई लोधी का तो गैजेट में भी क्लियर उसका डिसिग्नेशन लिए कि कितनी जमीन उन्होंने कवर करके लोगों को दान दी। उसको कैसे मारा गया, यादवों का इतिहास कैसे खत्म हुआ, जिसको आप लोग पवार समाज के लोग बोलते राजा भोज, कहां गंगू तेली। ये दो ओबीसीओं में झगड़ा लड़ाने वाला श्लोक है। कहा राजा भोज और कहा गंगू तेली, दोनों को अलग करने का और राज अपना करने का।
मैंने कुछ भाइयों को पूछा, अबे राजा भोज के मरने के बाद में सत्ता पवारों की क्यों नहीं आई, ब्राह्मणों की कैसी सत्ता है? अवंती भाई के मरने के बाद में पूरा नरसिंहपुर छा गया। आज उनके मठ है वहां पर, वहां से मठ चल रहे। ओबीसीओ का क्या चल रहा है बताइए? आपके बच्चों के लिए क्या है वहां? आपकी जनरेशन के लिए क्या है? मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूं, मध्य प्रदेश देश का केंद्र है। इसी देश की मिट्टी में, मध्य प्रदेश में आदिवासियों की और यहां के मूलवासियों की संस्कृति दफन है। इसी मध्य प्रदेश में भगवान शिव का अपमान हुआ है। इस मध्य प्रदेश में हमारे समाज का सम्मान होना चाहिए, हमारी भागीदारी होनी चाहिए, हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तुमको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सामाजिक गठबंधन कर लो, राजनीतिक गठबंधन की जरूरत नहीं है। सत्ता तुम्हारे पीछे पीछे है। क्या जरूरत है आपको राजनीतिक गठबंधन की? केवल सामाजिक गठबंधन करना सीखो। सामाजिक गठबंधन तब होगी जब एक पवार एक लोधी से दिल से मिलेगा, एक लोधी और पवार यादव से दिल से मिलेगा, और ये तीनों आदिवासी को कलेजे से लगाएंगे, और फिर जाके दलित को कलेजे से लगाएंगे। मुसलमान को सोच ही रहा है कि कब आ रहे हैं लोग। आपके सामने दुश्मन झूठा दुश्मन खड़ा करता है। देखो क्या टेक्निक है उसकी, खुद को छुपाने के लिए दूसरे दुश्मन को खड़े करता है और आपको अपनी सेना में भर्ती कर लेता है। जो आपका दुश्मन ही नहीं है उसको दुश्मन बना दिया, और जो आपका दोस्त नहीं है वो दोस्त भी बन गया, और हम उसकी सेना के सेनापति बन गए। सेना उसकी, सेनापति हम। भगवान राम यहां पैदा हुए हैं, इस देश के कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सबने मान लिया। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आदिवासी इस देश का मालिक है, कोई नहीं मान रहा है। ओबीसी को लगता है कि ये उसका प्रश्न नहीं है। वास्तविकता में ये ओबीसी की पहचान को खत्म करने वाला प्रश्न है। जिस दिन आदिवासी इस देश का मूल मालिक बन जाएगा, उसके कुछ ही साल में बाद में ओबीसी जिस दिन बोल देगा कि मैं इसका वंशज हूं, वो भी इंडिजिनियस पीपल की लिस्ट में आ जाएगा। पंजाब राव देशमुख ने आदिवासियों की सूची में डालने की जीत किया था ओबीसीओ, और ये हवाला दिया था कि इनका कल्चरल सेक्टर एक जैसा है, इनकी संस्कृति एक जैसी है आदिवासियों की और ओबीसी। आप रिपोर्ट पढ़िए, रिकॉन्स्टिट्यूशन डिबेट्स पढ़िए। किसी दिन अपन बैठेंगे, किसी दिन चर्चा करेंगे। आने वाले 2 तारीख को हमने एक ऑर्गेनाइजेशन का, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोग्राम रखा है। आप लोग नेताओं का विरोध कर रहे थे, मैं नेताओं का विरोध वगैरह नहीं करता। बोल के विरोध करने में क्या मतलब है? यहां से करो ना। इसको कम चलाओ, अभी इसको ज्यादा चलाओ। हमने सभी नेताओं को बुलाया है, शरद पवार जी को बुलाया है जो आपके नेता है, छगन भुजबल को बुलाया है जो आपके नेता है, हेमंत सोरेन को बुलाया है, कमलनाथ जी को बुलाया है, दिग्विजय सिंह को भी बुलाया है, और बाकी नेता है। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको बुलाने आया हूं, मैं इनवाइट करने आया हूं मेरे भाइयों। आप आओ, आपका मंच है, आप करो अपनी बात, लेकिन दावेदारी करो, रो मत। हम दावेदार कैसे हो सकते हैं, इस दिशा में सोचिए। मैं 3 साल पहले काका जी से मिला था, इलेक्शन के पहले, शायद मेरे ख्याल से विधानसभा इलेक्शन के पहले काका जी से मिला था। बहुत मेहनत कर रहे थे, इनकी गाड़ियों से मैं देखा इनको, यार ये उम्र में ये आदमी इतना घूमते चले जा रहा है। मैंने काका जी को तभी एक बात बोला था कि जितनी आदिवासी सीट रहेगी उस पर हम कोशिश करेंगे कि हम अपने समाज को आरएसएस मुक्त कैसे करें। किसी भी बीमारी से बड़ी बीमारी है,
आप सब चीजों से मुक्त हो सकते, इससे नहीं हो सकता। और इससे मुक्त करने की लड़ाई इन लोगों ने लड़ी। यही डॉक्टर है, ये पेस्टिसाइड है, ये इन्हीं विचारों से सब कुछ हो सकता है। बाबा साहब को भी इन्हीं के पास आना पड़ा, बिरसा मुंडा को भी इन्हीं के तक जाना पड़ा। ये वो हस्ती है और आप उसके वारिस हैं, हम उसके वारिस हैं। लेकिन एक बात को मानना पड़ेगा कि जो हो रहा है इस देश, जो सोच बन रही है इस देश की। मैंने एक ओबीसी इंटेलेक्चुअल, वो पर्सनालिटी थी, डॉक्टर था, पीएचडी है, मैंने उसको पूछा हिंदू राष्ट्र बन रहा है, इसमें ओबीसी का क्या होने वाला है, मेरे को बता। इनकी रोजी रोटी के प्रश्नों का क्या है, इसकी आर्थिक शैक्षणिक इसकी स्थिति क्या है। आपने एक पॉम्पलेट दिए, ये बांट रहे हैं आप लोग, मेरे को बड़ा अच्छा लगा है। ये आपको इस बात का दर्द है कि हम कहीं भी नहीं है। अब क्यों नहीं है? जब आप किसी जगह मिल गए हो, आप किसी प्रवाह में मिल गए हो, आपकी पहचान खो गई है, आपको वापस आना पड़ेगा अपनी पहचान के साथ, तब आपका अस्तित्व दिखेगा। मेरा इशारा किस तरह पे आप समझ सकते हो। आज के समय में आपको एक और बात बताता हूं जाते जाते। भारत दुनिया की एक ऐसी इकोनॉमी को देश में लाना चाह रहा है जिसमें श्रमिकों का कोई स्थान नहीं है। और आप दिल पे हाथ रख के बोलिए, आपके पास 100 एकड़ जमीन भी है तो आप श्रमिक हो, क्योंकि आपके बेटे ने अभी तक हल चलाना छोड़ा नहीं। आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आपका बच्चा आईटी कंपनी में किसी उच्च वर्गीय से कॉम्पीट नहीं कर सकता है। आपने तिलक लगा लिया, अपने एक जगह पर रख दिया, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं और ब्राह्मण बराबर बराबर हो गए। ये गलत बात है, ये गलत बात है। एक ऐसी लड़ाई की तरफ हमको बढ़ना है जहां हम लोग एक जगह दिखाई दे। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ये बहुत बड़ी सोशल प्रैक्टिस है, ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल प्रैक्टिस भी है। मैं आप लोगों के लिए किसी दिन, महेंद्र भाई, हमारे सब साथी लोग हैं, ये लोग इतने बड़े बड़े लोग हैं, काका जी जैसे अनुभवी लोग हैं, आप ऐसे पेरेंट्स लोग हैं, यहां पर सब लोग बैठे हैं, आप लोग सीरियसली काम करो। मैं संगठन को नहीं मानता, विचारों में आचार संहिता रहनी चाहिए। ईमानदार आदमी, सामाजिक ईमानदारी और सामाजिक समझदारी, ये दो चीजें अगर आप में नहीं है तो आप समाज के मिशन को चला नहीं सकते। क्या जरूरत है मेरे को ये पद देने की, इनको ये पद देने की? बिगैर पद के भी तो हम काम कर सकते हैं ना। लेकिन तब कर सकते जब एक सोच में काम करें, हम एक विचारों को लेकर काम करें। विचार नहीं होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स हमारे सामने खड़ी होती है। मैं मानता हूं कि अपने सब लोगों के सामने एक चुनौती है, आज हमको अपनी एक आइडियोलॉजी तय करनी पड़ेगी, एक विचार हमारा खड़ा करना पड़ेगा जो पूरे समाज को एक जगह ला। समाज के हर आदमी को लगना चाहिए, ओबीसी समाज के हर वर्ग को लगना चाहिए कि मेरा प्रतिबिंब है, ये मेरी विचारधारा है, मेरे लिए रास्ता है। आज के दिन आप लोगों के सामने किसी बात को रखने का मौका मिला, मैं आया, आपके बीच में बैठा, लेकिन मैं आपको आप निमंत्रण देने के लिए आया था कि आप लोग 2 दिन के प्रोग्राम में आइए। मैंने आपका ज्यादा समय लिया, माफ करना, किसी दिन और मिलेंगे हम लोग। जय आदिवासी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सिवनी है 2 तारीख का, सिवनी पॉलिटिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, नंबर जहां आकाश को पॉपुलर पॉलिटेक्निक कॉलेज है सिवनी का, वहां 2 तारीख को ये प्रोग्राम है, 2 अप्रैल को संडे है। आप लोग जरूर आइए। पॉम्पलेट दे रहे हो उसमें, पॉम्पलेट
मैं धन्यवाद जरूर दूंगा। आदरणीय दादा सतीश पेंद्राम जी। अभी हरदा में भी एक कार्यक्रम दादा ने हमने साझा 5 फरवरी को किया था। भाभी उन्होंने